Hello everyone, my name is Birbal Singh Gurjar. Today we will start a topic that is excretions, product and their eliminations. Then start. What is excretion? So excretion is the elimination of metabolic based material like ammonia, urea, uric acid, etc. from the body. तो एक्सक्रीशन क्या है? एलिमिनेशन है मेटाबॉलिक बेस्ड का. ये हो गया एक्सक्रीशन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन कितने टाइप का होता है ये हमें पता करना है. तो वही एक्सक्रीशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है. टाइप ऑफ एक्सक्रीशन कितने टाइप का हो गया? तो 3 टाइप का एक्सक्रीशन होता है. नंबर 1 इज अमोनोटेलिज्म, सेकेंड इज यूरियोटेलिज्म और थर्ड इज यूरिकोटेलिज्म. देन अब इसमें हमें याद रखने वाली कोई चीज नहीं, क्योंकि इन तीनों में ही वर्ड जो हैं ये हमें बता दे रहे हैं कि इनमें एक्सक्रीशन प्रोडक्ट है क्या. जैसे अगर हम बात करें अमोनोटेलिज्म, तो इसमें देखो वर्ड आ रहा है अमोनिया. यूरियोटेलिज्म तो यूरिया, और यूरिकोटेलिज्म यानी कि यूरिक एसिड. तो तीनों के एक्सक्रीशन से हमें पता चल जाएगा कि इनमें टाइप ऑफ एक्सक्रीशन यानी कि जो एक्सक्रीशन प्रोडक्ट है वो क्या है. देन वी विल डिस्कस वन बाई वन. फर्स्ट इज अमोनोटेलिज्म. तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज NH3. देन एनिमल्स कौन से हैं अम्यूनोटेलिक? एनिमल्स कौन कौन से हैं तो ये हमें पता होना चाहिए. तो ये हैं आपके एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, वोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस. तो हम याद कैसे रखेंगे इसको कि अमोनोटेलिज्म में ज्यादातर क्या आ रहा है? एक्वेटिक आ रहा है. एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हैं, एक्वेटिक ही इंसेक्ट हैं और एक्वेटिक ही एम्फीबियंस हैं. इसके अलावा एक और हैं, फिश हैं. वो भी कौन सी फिश हैं? वोनी फिशेज हैं. तो ये हमें याद रखना है कि अमोनोटेलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या क्या है. देन NH3 इज हाईली टॉक्सिक. तो बेटा ये हाईली टॉक्सिक होता है. सो एक्सक्रीशन नीड्स एक्सेस ऑफ वाटर. तो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उसके एक्सक्रीशन के लिए उतना ज्यादा ही हमें क्या चाहिएगा? वाटर चाहिएगा. तो NH3 सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है. सो एक्सक्रीशन के लिए नीड्स एक्सेस ऑफ वाटर, उतना ही ज्यादा हमें क्या चाहिएगा? वाटर रिक्वायर्ड होगा. देन NH3 इज रेडियली soluble in water and is excreted by diffusion through body surface और gill surface in fishes as ammonium ion. तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो एक्सक्रीट होगा वो किस फॉर्म में होगा. तो अमोनियम आयंस के रूप में ये एक्सक्रीट होगा. और किडनी डू नॉट प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल. ये हमें पता होना चाहिए कि किडनी का अमोनिया के एक्सक्रीशन में कोई भी रोल नहीं होता है. और अब इसमें देखो हमें पूरे में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है. सबसे पहला हाईली टॉक्सिक है. तो हाईली टॉक्सिक है तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? एक्सेस ऑफ वाटर. उतना ही ज्यादा हमें एक्सेस ऑफ वाटर चाहिएगा. दूसरा हमें यह है कि ये जो एक्सक्रीटेड होगा वो किसके जरिए होगा? यानी कि एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन थ्रू, या फिर तो ये बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट हो सकता है या फिर गिल सरफेस से हो सकता है. जो फिश है उनमें गिल सरफेस से हो जाएगा. और किस फॉर्म में होगा ये हमें याद रखना है. तो अमोनियम आयन के रूप में होगा. और किडनी का कोई भी रोल नहीं है. और किन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है ये एग्जांपल्स हमें पता होनी चाहिए. नीट के लिए हमें ये पूरे एक एक पॉइंट हमें पढ़ना है. देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूरियोटेलिज्म. यूरियोटेलिज्म में क्या होगा? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया का एक्सक्रीशन होगा इसमें. अब यूरियोटेलिक एनिमल्स के हमें एग्जाम्पल पता होने चाहिए. इसमें आपको याद रखना है कार्टिलेजिनियस फिशेज. इससे पहले हमने अम्यूनोटेलिज्म पढ़ा था और उसमें क्या था आपका? वोनी फिशेज. वोनी फिशेज किसका एग्जांपल है? अमोनोटेलिज्म का. जबकि यूरियोटेलिक में क्या आ जाएगा आपका? कार्टिलेजिनियस फिशेज. टेरेस्ट्रियल एंड सेमी इक्वेटिक एम्फीबियंस. जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें आपके आते हैं एक्वेटिक एम्फीबियंस. तो इसमें आपको फ्रॉग और टोड्स वगैरह ये एग्जाम्पल में याद रखने. इसके अलावा एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स लाइक एलिगेटर्स, टर्टल्स एंड मैमल्स. अब ये सारे हो गए. अब सर आपने तो बोला था कि सर पिछले में भी हम एक्वेटिक से याद रख सकते हैं, अब इसमें भी बहुत जगह एक्वेटिक आ गया तो अब हमें कंफ्यूजन होगा. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें ये एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे. और ये एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए लाइक एलिगेटर, टर्टल्स, मैमल्स, फ्रॉग और टोड्स. देन इसके बाद अगर हम बात करें
कि इन लीवर NH3 इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया, सो इट नीड्स ओनली मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। सबसे ज्यादा जो वाटर की जो रिक्वायर्ड है वो अमोनिया के लिए होगी, क्योंकि वो हाईली टॉक्सिक होता है। अब उससे थोड़ा कम टॉक्सिक होता है हमारा यूरिया, तो इसके लिए थोड़ा मॉडरेट क्वांटिटी चाहिए वाटर की एक्सक्रीट के लिए, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक है। लेस टॉक्सिक है तो मॉडरेट क्वांटिटी चाहिएगी वाटर की। उसके बाद सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल्स टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि किडनी से सम अमाउंट ऑफ जो यूरिया होता है वो रिटेन्ड हो जाता है किडनी से। तो यहाँ पे किडनी का रोल है, यहाँ पे लीवर का रोल है। लीवर क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। तो ये याद रखना है हमें। तो हमें एग्जाम्पल्स याद रखने की ये किस में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो मेनली जो हमें चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है कि इसका कुछ जो अमाउंट होता है वो किडनी के द्वारा भी रिटेन किया जा सकता है कुछ एनिमल्स में। थर्ड टाइप ऑफ एक्सक्रीशन है यूरिकोटेलिज्म। इसमें क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, यूरिक एसिड। इट इज एन इनसोल्यूबल इन वाटर। अब ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में, तो इसके एक्सक्रीशंस के लिए वाटर चाहिए ही नहीं। सो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशंस। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, कि भाई उसके लिए वाटर की हमें नीड ही नहीं है ज्यादातर। इसके अलावा यूरिकोटेलिक एनिमल्स के एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इंसेक्ट, सम लैंड क्रूस्टेशियंस एंड स्नेल्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये आपको बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि अमोनोटेलिज्म के कौन से एग्जाम्पल हैं, यूरियाटेलिज्म के कौन से हैं और यूरिकोटेलिज्म के कौन से हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म आर नीडेड फॉर वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि इनके लिए जब पानी की नीड कम है तो ये कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा है, कंजर्व कर लेते हैं वाटर को, ठीक है। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके एनिमल्स में। अब इनसे भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स किस में प्रेजेंट होता है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया प्लेटे हेलमिंथेस में होता है, ठीक है, और रोटिफर्स एंड सम एनिलिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसको फ्लेम सेल्स बोलते हैं या प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, ये आपका प्रेजेंट होता है। देन नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया जो होता है वो एनिलिड्स में प्रेजेंट होता है। अब देखो आया तो सर यहाँ पे भी आपने बोल दिया कि एनिलिड्स में प्रेजेंट होता है, आपने यहाँ पे बोल दिया एनिलिड्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन याद रखना है कि प्रोटोनेफ्रिडिया में हमने केवल सम एनिलिड्स बोला है, तो सभी में तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ में हो सकता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया हो। तो नेफ्रिडिया एनिलिड्स में। उसके अलावा मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ये आपके किस में प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट में। तो ये तो याद ही होना चाहिए। याद भी कैसे रख सकते हैं इसको, आप एमआई से याद रख सकते हैं। अरे एमआई का फोन आता है तो जब भी आएगा मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, हम क्या कर देंगे, इंसेक्ट कर देंगे। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल में हम क्या कर देंगे, इंसेक्ट। एमआई से याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोनेफ्रिडिया को कैसे याद रखोगे, प्रोटोनेफ्रिडिया में जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो पी है, तो इससे एक एग्जांपल तो हमें ये याद रहेगा कि प्रोटोनेफ्रिडिया तो प्लेटे हेलमिंथेस, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स तो इंसेक्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एंटीनल ग्लैंड या जिसको ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो क्रूस्टेशियंस, एग्जाम्पल में प्रॉन, ये याद रखना बेटा, एटीसी। तो इसको भी कैसे याद रख सकते हैं आप, एसी से याद रख सकते हैं कि एंटीनल ग्लैंड किसमें प्रेजेंट थी, क्रूस्टेशियंस में प्रेजेंट थी, और क्रूस्टेशियंस का एग्जाम्पल क्या था आपका, प्रॉन था। तो एसी से याद रख सकते हैं। तो दो तो हमें वैसे ही याद रहेंगे, एमआई और एसी। एमआई यानी कि मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है, और एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड जो कि क्रूस्टेशियंस में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल में हम याद रखेंगे प्रॉन। किडनी जो होती है ये तो हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हम खुद, हमारे अंदर किडनी प्रेजेंट होती है बेटा,
और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। ये लो, अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसमें हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। अब इसमें क्या होता है, देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, एक पेयर हमारे पास किडनी होती है, एक पेयर यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक बेटा यूरेथ्रा होता है। इस तरीके से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये यहाँ पे एक डायग्राम दे के रखा है, इसमें आप देख सकते हैं ये आपकी किडनी हो गई, ये यूरेटर हो गए दोनों, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया। अब हमें इन सब के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। ये किडनी का डायग्राम देख रखा है, वही है, सारी चीजें वही बताई हैं, बस यहाँ पे एक किडनी का स्पेशली डायग्राम देख रखा है, जिसमें बीच में आपकी एक इंफीरियर वेना केवा और डोर्सल अओर्टा भी देख रखे हैं, किडनी के डायग्राम देख रखे हैं। इसके अलावा आपको एड्रिनल ग्लैंड भी देख रखा है, जो कि किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। दोनों ही किडनीज में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसके अलावा अब अपन किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस शेप का होता है, तो बीन शेप्ड का है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। किस शेप्ड का है ये, तो ये वीन शेप का है। स्ट्रक्चर इंक्लोज्ड इन टफ 3 लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल। एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से ये इंक्लोज होता है, जिसको फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं, 3 लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल। यहाँ पे बता भी रखा है आपको फाइब्रस कैप्सूल डायग्राम में। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। इसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, विड्थ जो होती है वो 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। एवरेज जो वेट होता है वो 120 से 170 होता है। और इसका जो एवरेज वेट होता है, एवरेज वेट इज अराउंड 120 to 170 ग्राम। इसके बाद और डिस्कस करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि ऑन द कॉनकेव साइड, अब इसकी देखो 2 साइड हो गई। अगर बताऊं आपको तो एक साइड तो ये है जो कि कैसी है, कॉनवेक्स है, और कॉनकेव है ये वाली जो साइड है, जहां से आपकी रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल पेल्विस स्ट्रक्चर पासेस कर रही हैं। ये जो साइड है ये कैसी हो गई आपकी, कॉनकेव साइड हो गई। यहां से देखो इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कॉनकेव कैसा होता है, कॉनवेक्स कैसा होता है। तो कॉनकेव, केव कैसा होता है, अरे केव कैसी होती है, कुछ इस तरीके से ही तो होती है। बैक्स वाला पार्ट, कॉनवेक्स, हमेशा उभरा हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो कॉनकेव वाली जो साइड है, यहां पे जो ओपनिंग है इनको बोलते हैं हाइलम और हाइलस। तो ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज एन ओपनिंग, जिसको क्या बोलेंगे, हाइलम और हाइलस, थ्रू विच ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फेटिक डक्ट्स एंड यूरेटर एंटर द किडनी। इस हाइलम से ही होकर के आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व हैं, जो लिम्फेटिक डक्ट्स हैं एंड यूरेटर एंटर करते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अब देखो ये बिल्कुल इसको हमने क्या कर दिया, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं। अभी तक हमने केवल स्ट्रक्चर की तो बात की है, लेकिन अभी तक केवल हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की है कि भाई उसका वेट कितना होता है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, कलर कैसा है, किस शेप की है, तो बीन शेप्ड की होती है, रेडिश ब्राउन होती है, और 120 to 170 ग्राम उसका जो वेट होता है। ये सारी चीजें हमने बात कर ली। उसके ऊपर 3 लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल जो प्रेजेंट होता है, और एक हाइलम होता है कॉनकेव साइड में, जहां से आपकी रीनल जो वेन है, आर्टरी है, या फिर हम कहें ब्लड वेसल्स और जो लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, तो वो एंटर करती हैं किडनी के अंदर। ये सारी चीजें बात हो गई। अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में अभी हम देखेंगे, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा
इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अभी हम बात करेंगे इसमें, एक साइड होती है कॉर्टेक्स और एक होती है मेड्यूला। तो एक जो बाहरी होती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो बिल्कुल अंदर में होगा उसको बोलते हैं मेड्यूला। यहाँ पे जो ये पिरामिड्स आपको दिख रहे हैं, ये है मेड्यूलरी पिरामिड्स, और इनके बीच में आपको दिख रहे हैं रीनल कॉलम्स। और इसके अलावा दो चीजें होती हैं, एक होता है माइनर कैलिक्स और एक होता है मेजर कैलिक्स। इन सब के बारे में आप अभी पढ़ने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये लाइन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑन द कॉनकेव साइड द किडनी देयर इज एन ओपनिंग हाइलम और हाइलस थ्रू विच ब्लड वेसल्स नर्व एंड लिम्फेटिक डक्ट्स एंड यूरेटर एंटर द किडनी। हाइलम लीड्स टू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस। एक फनल शेप्ड की कैविटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं, और विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स। और इस पर जो प्रोजेक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। अब हम बात करते हैं, देखो जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक किडनी जो है हैज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। तो आउटर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, कॉर्टेक्स। इनर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर फ्यू कोनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे। एंड प्रोजेक्टेड इनटू द कैलिक्स। और ये किसके अंदर प्रोजेक्टेड होते हैं, कैलिक्स के अंदर। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्तनी या बर्टनी। बर्तनी के स्तंभ जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स, इनके बीच में एक्सटेंड करता है, जिनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्तनी। ये रही वही सारी स्ट्रक्चर है, वही आपको दोबारा से बताया गया है ताकि आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मेजर कैलिक्स क्या होते हैं, माइनर कैलिक्स क्या होते हैं, पिरामिड क्या है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट कहाँ है, ये रीनल आर्टरी, वेन और पेल्विस किस प्रकार से सिचुएटेड होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जब आप बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे आप इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंटीरियर टू पोस्टीरियर, जब आप इनको पढ़ते हैं तो इनका एक क्रम होता है, उसी क्रम में ये अरेंज्ड होते हैं जिसके जरिए हम पहचानते हैं कि ये किस साइड की किडनी है। ये हमें एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़नी भी होती है। अगर आप एमबीबीएस पढ़ोगे तो आपको बाद में भी ये भी पता चलेगा कि आप एमबीबीएस में इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरीके से, ऐसे हम हैंड में जब होल्ड करेंगे तो किस तरीके से होल्ड करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में, एंड इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स क्या क्या है, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम केवल नीट के लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो अभी हम केवल इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में ही जानेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एक नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन ट्यूब्यूलर नेफ्रॉन। एक किडनी में आपके मिलियंस नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन क्या हो गई, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गई किडनी की, और ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। और नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस वाला पार्ट और एक होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट। यहां पे एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको बताई हुई है, कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, जिसमें देखो यहां पे आपका ग्लोमेरुलस है, इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा होगा तो हम आगे डायग्राम्स में और देख लेंगे। यहां पे ग्लोमेरुलस है और फिर यहां पे आपका पीसीटी दिया हुआ है, फिर ये लूप ऑफ हेनले आता है और फिर ये आपका डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर होती है एक नेफ्रॉन की। डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लें। तो वी विल डिस्कस अबाउट नेफ्रॉन, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अब ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टरियोल, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज। Blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole। देखो जो ब्लड आएगा वो आएगा एफरेंट आर्टरियोल से, और जो जाएगा वो जाएगा इफरेंट आर्टरियोल से। यहां पे होता है फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन। हम अभी पढ़ेंगे डिटेल्स में सारी चीजें कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है, किस किस चीज का फिल्ट्रेशन होता है।
क्या एक्चुअल में ब्लड का ही फिल्ट्रेशन होता है या कुछ पार्ट्स उसमें से भी निकाल लिया जाता है? सारी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए केवल इतना था कि बस जो आर्टरियोल आपकी आ रही है उसको बोलेंगे एफरेंट, और जो जा रही है बेटा यानी कि जो इसको लेकर जाएगी उसको बोलेंगे इफरेंट। याद कैसे रखेंगे? आने से आना यानी कि एफरेंट, बस इतना याद रखो। एक याद हो जाएगी, दूसरी ऑटोमेटिक इफरेंट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में, इट बिगिंस विद ए डबल वॉल्ड कप लाइक वोमेन्स कैप्सूल विच इनक्लोज द ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है। इट बिगिंस, रीनल ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं हम। इट बिगिंस विद ए डबल वॉल्ड कप लाइक वोमेन कैप्सूल, ये देखो आपको यहाँ पे ये वोमेन लाइक, सॉरी, जो वोमेन कैप्सूल है जो कि कप लाइक है, ठीक है, ये इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। तो अगर हम बोलते हैं रीनल कार्पस्कल या मेल्पिगियन बॉडी, तो ये क्या है? अगर हम ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल दोनों स्ट्रक्चर्स को ऐड कर दें, यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स को जोड़ करके, दोनों स्ट्रक्चर्स जब साथ में, तो फिर हम उसको बोलते हैं मेल्पिगियन बॉडी या रीनल कार्पस्कल। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। अब रीनल ट्यूब्यूल्स में ही हम ट्यूब्यूल्स पढ़ते हैं, ट्यूब्यूल्स कंटिन्यू विद पीसीटी। यहां पे देखो, आपको डायग्राम में एक बार बता देते हैं। ये देखो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है? पीसीटी। उसके बाद में आता है पीसीटी, जिसको प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, उसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीसीटी। आप पूरा नाम याद रखना, पीसीटी और डीसीटी बोलने के बजाय आप प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ही बोलना, ये आपके आगे भी काम आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके हेनले लूप। अब जो नीचे जा रहा है यानी कि डिसेंड कर रहा है वो हो गया आपका डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर जा रहा है यानी कि असेंड कर रहा है वो हो जाएगा आपका असेंडिंग लिम्ब या लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आपका आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद में आपकी आती है ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये आपकी हो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट। हेनले लूप्स इज हेयर पिन शेप्ड, इट हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स, जो कि हम बात कर चुके हैं। ये एक हेयर पिन के लाइक स्ट्रक्चर होती है। और कई बार आप जब डायग्राम बनाएंगे तो जो एक्चुअल डायग्राम होता है वो आपको कैसे बनाना है वो याद रखना। ये हमेशा आपको बहुत क्लोज्ड बनाने हैं, ऐसा नहीं बनाना है आपको कि एक आप यहां पे बना रहे हैं और फिर आप दूसरी यहां पे बना रहे हैं, नहीं, ये एक दूसरे के क्लोज होती है एक्चुअल में। तो जब भी आप डायग्राम बनाएं तो इस चीज का याद रखें कि ये एक दूसरे के हमें क्लोज बनानी है, बिल्कुल। उसके बाद द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, हमने बात कर ली थी अभी कि जितने भी डीसीटी होंगे अब आपको कहां पे ओपन हो जाएंगे? आपके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएंगे। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला, दे कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस through medullary pyramids in the calyx. Malpighian body, PCT, DCT are situated in renal cortex. Loop of Henle deeps into medulla. अब ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक देखो बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको कॉर्टेक्स बता रखा है और मेडुला बता रखा है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट दिख रखा है और एक मेडुला वाला पार्ट दिख रखा है। कॉर्टेक्स में देखो क्या आ रहा है, कॉर्टेक्स में आपका मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आ जाएगा, इसके अलावा पीसीटी वाला पार्ट आ जाएगा और डीसीटी वाला पार्ट आ जाएगा। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले है वो किसके अंदर आ रहा है आपका? वो आ रहा है मेडुला के अंदर। तो ये याद रखना, जो मेडुला वाला पार्ट है
सॉरी, यानी कि जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है वो किसके अंदर आएगा, मेडुला के अंदर। जबकि जो पीसीटी है, डीसीटी है और जो मेल्पिगियन बॉडी है वो किसके अंदर आएगी, आपके कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इस डायग्राम को याद रखना, ठीक है। देन वी विल डिस्कस द एफरेंट आर्टरियोल्स इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस फॉर्म्स ए फाइन कैपिलरीज नेटवर्क, जिसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स, जिसको क्या बोलते हैं, बासा रेक्टा बोलते हैं। एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का यहाँ पे देखो एक नेटवर्क बन रहा है, डायग्राम में देखना, तो आपको इसको क्या बोलते हैं, बासा रेक्टा बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बहुत सारे फंक्शंस आप इससे देखेंगे, जैसे कि अगर हम बाद में बात करेंगे तो एक्सचेंजर ऑफ एंड मल्टीप्लायर, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यू शेप्ड का होता है ये भी, ठीक है। ए मिनट वेसल्स ऑफ दीज नेटवर्क्स रन पैरेलल टू द हेनले लूप फॉर्मिंग ए यू शेप्ड बासा रेक्टा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।